देखो बेटा, कल हम फाइबर एंड फैब्रिक कर रहे थे। इस चैप्टर को भी खत्म कर दे, इसका वीडियो नहीं था मेरे पास। तो उसके बाद कल से आप लोगों को क्या कहते हैं, अगर आज ये खत्म हो जाता है तो कल से मैथ्स भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे। देखिए, फाइबर एंड फैब्रिक जो चैप्टर हम कराए थे कल, उसमें आप लोग को उलेन के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता रखा था। उल ऊन कैसे बनता है, किस तरह से आता है, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिससे कि हम लोग को उलेन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, सो प्रोडक्शन ऑफ वूल आप लोग को पता है। ठीक है, जरा मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग से बूझ भी लूं, समझ भी लूं कि आप लोग को कितना याद है। तो पहले तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा और पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखो, शेयरिंग कल बताया था कि जो भेड़ होते हैं, है ना, भेड़ें जो होती हैं, उसका जो फर होता है, फ्लीश, उसको कट करके बाहर निकालने का काम को ही शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है कि भेड़ के बाल के अंदर है ना, पसीना, धूल, मिट्टी, डस्ट लगा होता है, ग्रीस लगा होता है। तो उसको गर्म पानी के अंदर डाल के रखते हैं, उस पूरे के पूरे उसके बालों को, जो फर होता है, फ्लिश होता है, जिससे कि सारा डस्ट बाहर निकल जाता है, धुल जाता है अच्छी तरह से। और तीसरा होता है सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होता है कि इसमें, सॉर्टिंग में क्या करते हैं कि जो भी फर होता है सारा एक जैसा तो नहीं होता। कोई मान लो कि बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी का होगा, सॉफ्ट होगा, कोई ज्यादा खुरदरा होगा, रफ होगा, कोई बहुत ज्यादा लंबे लंबे रेसे होंगे किसी के, जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे होंगे। तो इस हिसाब से उसको छटनी कर लेते हैं, छांट लेते हैं। तो छांटने को ही क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। डाइंग, कॉम्बिंग और स्पिनिंग भी मैंने बताया था। डाइंग क्या होता है, जो ऊन हमें मिलती है ना, या जो फर मिलते हैं, उसको कलर कर देते हैं जिस भी कलर के लिए चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि ऊन आपको भेड़ जैसे ब्राउन कलर की होती, भूरी रंग की, या थोड़ी सी व्हाइट क्रीम कलर की भेड़ें होती हैं, उनका फर भी इसी रंग का होता है। तो क्या ऐसा है क्या पूरी दुनिया में स्वेटर क्रीम कलर का ही हो? अलग अलग रंग के ऊन होते हैं। तो कैसे होता है, ऊन को हम लोग डाई कर देते हैं, मतलब रंग देते हैं, रंगते हैं। डाई करना मतलब रंगना। ठीक है, अब कॉम्बिंग मतलब क्या होता है, जैसे जो रेसे होते हैं ना, एक दूसरे में फंसे होते हैं, उलझे होते हैं। तो जो लोहे के कांटे होते हैं ना, उससे इन पर घुमाया जाता है, जिससे कि हाँ, उलझे सुलझ जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। स्पिनिंग, चरखा समझते हैं, चरखा जिसे महात्मा गांधी बापू चलाते थे। तो इसमें एक तरफ से ये क्या कहते हैं, जो इसका रेसा होता है डाल करके चरखा घुमाने से, जिसको स्पिनिंग कहते हैं इंग्लिश में, चरखा काता जाता है। सूत काटने को ही इंग्लिश में स्पिनिंग कहते हैं। मतलब इस रेसों से, या जो भी ये फाइबर होते हैं, इनसे अलग तरह का क्या बन जाता है, ऊन बन जाता है, धागा बन जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या है, एक टर्म है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ठीक है, कि जो लोग भी भेड़ों को पालते हैं, ऊन का बिजनेस में लगे रहते हैं, जो भी मजदूर काम करते हैं ऊन वाले फैक्ट्री में, उनको कुछ ना कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। और वो क्या होता है, wool industry is an important sources of livelihood for many people in our country. ठीक है, the people who do the job of sorting or separating the fleece of sheep. ठीक है, एक सेकंड, separating the fleece of sheep into fiber to different qualities are called sorters. अब जो छटनी करते हैं, ऐसे मजदूर या वर्कर जो ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं, वो अलग अलग तरह के जो रेसे होते हैं, फ्लिश होता है, फर होता है, ऊन होता है, उसको अलग अलग छांटते हैं। इनको सॉर्टर कहा जाता है, उन मजदूरों को। ठीक है, the sorter job is very risky because sometimes they get infected by the bacteria called, क्या लिखा हुआ, एंथ्रैक्स, which cause a deadly blood disease called sorter disease. ठीक है, देखो, भेड़ का जो बाल होता है ना, जो फर या फ्लीस होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है, अलग अलग कीटाणु होते हैं। तो उसको छांटने से क्या होता है ना, उसके अंदर का बैक्टीरिया जो काम करते हैं उनके बॉडी के अंदर जा सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम, सूक्ष्म जीव छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं, उनको बैक्टीरिया को हम लोग एंथ्रैक्स कहते हैं।
इस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? सॉर्टर डिजीज हो जाती है। उस बीमारी को सॉर्टर डिजीज कहते हैं। The risk faced by people working in industry due to the nature of their work are called occupational hazard. मान लो किसी भी बिजनेस में काम करने वाले, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, प्लास्टिक फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको फेफड़ों की दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमेशा प्रदूषण वाला हवा लेना पड़ता है ना। तो उसी तरह से किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले को जो खतरा होता है, सेहत का जो, हेल्थ का जो इशू होता है, खतरा होता है, उसी को ऑक्यूपेशनल हैजर्ड या हिंदी में पेशेगत बीमारियां या पेशेगत खतरे होते हैं, है ना। उस पेशे से या काम से रिलेटेड कोई भी खतरा। सिल्क, ये आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ा होगा, फिर से अच्छे से रिकैप करा दें। जो रेशम आपने देखा ना, रेशम के बारे में सुना होगा, बेगूसराय के भागलपुर नजदीक पड़ता है। भागलपुर में रेशम का बहुत काम होता है, पता है ना आपको। मूंगा सिल्क। सिल्क इज अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूसेस बाय सिल्कवर्म इन मेकिंग देयर कोकून। रेशम का जो कीड़ा होता है उसको सिल्कवर्म कहते हैं। वो जो अपना कुकून, मतलब कि जो धागे के जैसा है ना, एक रील बना देता है, उसी से हम लोग क्या निकालते हैं? रेशम या सिल्क प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, एकदम चिकना होता है, मजबूत होता है ना, और चमकदार होता है। सिल्क को हम रेशम भी कहते हैं, हिंदी में पता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। देखेंगे ये वाला है, देखो, सिल्क प्राप्त करने के लिए या रेशम अगर आपको प्राप्त करना है, जो भी आदमी इसका खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं? रेशम के कीड़ों को पालते हैं, मतलब कि सिल्क वॉर्म को पालते हैं। तो कभी भी रेशम प्राप्त करने के लिए या सिल्क प्राप्त करने के लिए जब कभी कोई रेशम के कीड़ों को पालता है या सिल्क वॉर्म को पालता है तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इस तरह की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग, सेरीकल्चर मीन्स रेशम की खेती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो यहाँ पे आ गए, दो फैक्ट। पहला, रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है, सिल्कवर्म से मिलता है, और सिल्कवर्म के किस चीज से? सिल्कवर्म के कुकून से मिलता है। ठीक है, देखिए अगला, द हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। रेशम का जो कीड़ा होता है वो कैसे कैसे ग्रोथ करता है। ठीक है, देखो पहले क्या होता है, ये पिक्चर देखो। फर्स्ट में क्या होता है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, किसी पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर अंडे दे देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अंडे देते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, अंडे, छोटे छोटे अंडे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि इसके अंदर से, इस अंडों के अंदर से लार्वा निकलता है। फिर से मैं अच्छे समझाऊं, पहला होता है एग, उसके बाद लार्वा निकलता है। लार्वा मतलब छोटा सा कीड़ा जो होता है इस अंडों के अंदर से। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जो लार्वा होता है ना, अपने चारों तरफ, छोटा सा कीड़ा अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है। आपने देखा होगा कहीं दीवार पे या गांव में, है ना, मिट्टी का एक घर जैसा बना देते हैं कीड़े, है ना, उसके अंदर अंडे देते हैं, उस टाइप का। ये ऊपर सख्त एक खोल बनाता है जिसको कुकून कहते हैं, और ये अपने मुंह से लार निकालती है, सलाइवा। उस लार से ही वो रेशम निकलता है और उसको अपने चारों तरफ ही लपेटते रहते हैं, धागे के रूप में लपेटते रहते हैं, जिससे ये कुकून बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में इस कोकून के अंदर से एक क्या होता है, प्यूपा निकल के आ जाता है, मतलब कि एक बड़ा कीड़ा निकल के आ जाता है जिसके पंख पूरे विकसित हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, इस प्यूपा के ही अंदर से सारे पंख निकल करके फिर क्या होता है, एक एडल्ट सिल्क मोथ, मतलब कि बटरफ्लाई या तितली बन के निकल जाती है। ठीक है सर, एक बार और बताइए सारे आगे। एक है, पहला स्टेज में क्या होता है, देखो, मलबरी ट्री। मलबरी ट्री का मतलब होता है कि सहतूत का पेड़। सहतूत का सुना है ना नाम? सहतूत के पेड़ पे ही रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। अब पूछो, हाँ पता है क्यों? क्योंकि जो ये रेशम का कीड़ा होता है ना, कैटरपिलर जो होता है, ये उसी के पत्ते को खाता है और जीता है, ये उसी का खुराक है।
तो इसी सहतूत के पत्ते के ऊपर ये जो जो भी हमारा सिल्क वर्म होता है या ये जो कैटरपिलर आप देख रहे हो, ये अंडे देता है। ये अंडा बड़ा हो जाता है तो दूसरे स्टेज में ये खुद कैटरपिलर या रेशम का कीड़ा बन जाता है। अब ये रेशम का कीड़ा आगे जाके क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मजबूत खोल बना लेता है, ठीक है, हार्ड। और माउथ से जो लार या स्लाइवा निकालता है वो है ना धागे के जैसा होता है और अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। जिस तरह से धागे को कैसे रील में चारों तरफ लपेटते हैं, तो रेशम का धागा ये लपेटा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पेड़ पे ही है ना कहीं फिक्स रहता है, माने कि चिपका रहता है कुकुन, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, ये कैटरपिलर अपना जान बचाने के लिए कि कोई दूसरा इसको खा नहीं जाए, इस कुकुन के अंदर बहुत दिनों तक छुपा रहता है, ठीक है। और जब उसके सारे पंख विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है, अच्छे तरह से शरीर ग्रोथ हो जाता है, तब वो इसके अंदर से बाहर निकल जाता है और ये प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा से ही फिर क्या होता है, एडल्ट बटरफ्लाई या कोई भी सिल्क मोथ बन जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। अंडे कौन देता है, ये जो एडल्ट सिल्क मोथ है ना, जो बटरफ्लाई, ये फिर क्या करेगी, सहतूत के पत्तों पे अंडे देगी। फिर अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से कुकुन, सॉरी कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से कुकुन, थोड़ा मैं उल्टा बोल गया, पहले प्यूपा बनेगा, उसके वो अपने चारों तरफ कुकुन बनाएगा, तो लास्ट में फिर क्या होगा, एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये याद रखना है, बटरफ्लाई सॉरी सिल्क वर्म अपने किस स्टेज में कुकुन बनाती है, ठीक है। सिल्क वर्म कब किस स्टेज में, तो उसके 4 स्टेज बताया है ना मैंने। पहला है एग, दूसरा है कैटरपिलर या लार्वा स्टेज, ठीक है, तीसरा है प्यूपा और चौथा है एडल्ट सिल्क मोथ। तो किस स्टेज में वो अपना कुकुन बनाता है, लार्वा नहीं प्यूपा, प्यूपा, ठीक है, तीसरे वाले स्टेज में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आएगा कि प्यूपा स्टेज में ही कोई भी सिल्क वर्म कुकुन बनाता है और इस कुकुन से ही हमको रेशम मिलता है। चलो अब इसको डिस्क्राइब करें अच्छी तरह से। देखो, द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मोथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वर्म, ठीक है। लार्वा या कैटरपिलर सिल्क मोथ का जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है उसको सिल्क वर्म या रेशम का कीड़ा कहते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, फीमेल सिल्क मोथ, मतलब ये वाली सिल्क मोथ, मतलब बेटा ये वाला तितली के जैसा, ये क्या करती है कि पहले अंडे देती है ऑन द लीफ ऑफ ट्री सच एज मलबरी ट्री, सहतूत के पेड़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर क्या करती है कि अंडे देती है। उसके बाद एग हैच होता है, मतलब, और उसके अंदर से क्या होता है, वर्म या लार्वा निकलता है, ये दूसरा वाला। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा होता है, अंडे से बाहर जो कीड़ा विकसित होकर निकलता है बड़ा होकर के, उसको लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं, या रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म कहते हैं। द सिल्कवर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज, ये जो कैटरपिलर या सिल्कवर्म है, ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना मलबरी के या सहतूत के, इन पत्तों को खा के ही जिंदा रहता है, ठीक है। एंड ग्रो बिगर इन साइज, और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब और बड़ा होता जाता है तो द लार्वा लीव बिगर इन साइज, सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 ग्लैंड इन द सिल्कवर्म हेड। अब ये देखो, सिल्कवर्म या जो रेशम का कीड़ा दूसरे नंबर पे दिख रहा है ना, इसका जो सिर होता है, मतलब हेड, सर जो इसका होता है, उसी के अंदर लिक्विड फॉर्म में 2 छोटी छोटी थैलियों में, जो थैलियां होती हैं, उसी के अंदर सिल्क बनता है। और पहले सिल्क किस रूप में आता है, लिक्विड के रूप में, इनके शरीर में लिक्विड के रूप में होता है। अभी बाहर कैसे आता है, देखो, when the silkworm is ready to enter the next stage of its development called pupa, in first weave a net to hold itself, ठीक है। देखो, जो ये रेशम का कीड़ा होता है, जब प्यूपा स्टेज में जाता है, तीसरे स्टेज में, तो एक जाला जैसा बना लेता है, नेट जैसा, जो कि इसको पेड़ के पत्तों के ऊपर टिका के रख सके, हाँ, मकड़े के जाले के जैसा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, if first wave is not hold itself, then it swings its head from side to side in the form of
figure of 8. ठीक है, when the silkworm or caterpillar is ready to if it first waves or a nanate a hold. देखो क्या होता है ना कि पहले एक जाला बनाता है ना तो इसको नहीं पकड़ के रख पाता, तो इसका जो सर होता है ना, माथा, वो अपने सर को ही बार बार गोल गोल घुमाता रहता है, क्योंकि माथे के अंदर से ही तो वो लिक्विड निकलती है ना। और वो देखो, मैं फिर से समझाता हूं, इसके सिर में लिक्विड होता है, यहीं से ग्लैंड या मतलब कोई सुराख है जिसके चलते वो लिक्विड बाहर आती है, और जिससे वो जाला बना के पेड़ पे अपने आप को टांगता है ना, लटकाता है। जब वो इसका भार सहन नहीं कर पाता तो अपने सिर को गोल गोल घुमाता है, ज्यादा लिक्विड निकलती है तो ज्यादा जाले बनते हैं, और इस तरह से अपने आप को सिर से नीचे की तरफ पूरा लपेटता जाता है मजबूती के लिए। और ये जब लपेटता जाएगा तो देखो ऐसा कुकून बन जाता है, ठीक है, धागे से पूरा बना हुआ, जाले से बना हुआ, जाले के जैसा, यही सिल्क होता है। सर जी मकड़ा कैसे जाल बना लेते हैं? मकड़े के अंदर भी ऐसा ही लिक्विड, लार जो होती है ना उसकी, जो उसका सलाइवा होता है, वो निकालते जाता है और उसे धागे की तरह बनता जाता है उसका। और वो पता है स्टील से ही मजबूत होता है। हाँ, मकड़े का जाला स्टील से मजबूत होता है जी। ड्यूरिंग दिस, देखो, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवर्म सीक्रेट सिल्क इन लिक्विड फ्रॉम थ्रू द टीनी ओपनिंग इन इट्स हेड। मैंने बोला ना, अब जैसे ही ये जाला बनाता है या अपने सिर को गोल गोल घुमाता है तो इसके सर के ऊपर है ना, ये कैटरपिलर जो आपका है, रेशम का कीड़ा, इसके सर के ऊपर सुराख होता है, दो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से लिक्विड के रूप में ये जो भी होता है रेशम या सिल्क बाहर आता है, और वो एक तरह से जाला बनता चला जाता है, ठीक है। टीनी ओपनिंग इन इट्स हेड विच सॉलिडिफाई ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स अ सिल्क फाइबर। जैसे ही ये लिक्विड बाहर आता है सर से, तो हवा में के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में आने पे वो लिक्विड ठोस होता जाता है, सख्त होता जाता है, और वो सिल्क का फाइबर या रेशा बनाता चला जाता है। हवा से भी नहीं टूटता? नहीं, soon the silkworm covers itself completely by silk fiber। और वो इतना अपने आप को लपेटता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि अपने आप को चारों तरफ से वो पूरे सिल्क के धागे से या रेशम के धागे से लपेट लेता है, मतलब कुकुन बन जाता है। द सिल्की कवरिंग, अब ध्यान देना, द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवर्म और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कुकुन। तो प्यूपा स्टेट में सिल्कवर्म, स्टेज में सिल्कवर्म अपने चारों तरफ ये रेशम का धागा जो लपेटता है, जब पूरी तरह से लपेट ले, उसका कोई शरीर नहीं दिखे, पूरा का पूरा उस डब्बे के अंदर पैक हो जाए, तो उसी को कुकून, धागे से? हाँ, धागे से लपेट लेता है, उसी को कुकून करते हैं। The cocoon is made by silkworm to protect its development as pupa. Pupa is a stage in the life history of silk moth when the caterpillar becomes encased in a hard shell of silk fiber called cocoon. प्यूपा स्टेज में ही सिल्कवर्म या रेशम का कीड़ा अपने सिल्कवर्म या रेशम का कीड़ा अपने आप को उसके अंदर बिल्कुल बंद कर लेता है, कुकून के अंदर बंद कर लेता है ना। The silkworm continues to develop in the form of pupa inside the cocoon to form the silk moth। ठीक है, सिल्कवर्म क्या करता है, अपने आप को डेवलप इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा इनसाइड द कुकून टू फॉर्म अ सिल्क मोथ, अपने शरीर को उसी के अंदर डेवलप करता रहता है। हाँ, उस डब्बे के अंदर या रील के अंदर ही वो छुपा रहता है, और धीरे धीरे उसका शरीर ग्रोथ करता रहता है, बड़ा हो जाता है तब निकल जाता है। हाँ, जब बड़ा, पता है कब निकलता है, बड़ा ही नहीं होता, बड़ा भी हो जाए और जब उसके पूरे पंख बन जाते हैं तब वो बाहर आता है, ताकि हाँ तब उड़ सके। When the pupa, जो प्यूपा होता है, प्यूपा मतलब क्या होगा बेटे, कुकून के अंदर, encased in cocoon develops fully to form an adult silk moth, then the cocoon split up and a beautiful silk moth come out। ठीक है, जैसे ही वो पूरा बड़ा हो जाता है तो उसका शरीर भी बड़ा हो जाता है, और वो क्या करता है, उस कुकून को तोड़ करके, रील को तोड़ करके बाहर निकलता है और उड़ जाता है। ठीक है, so as soon as the cocoon is formed, it is used to obtain silk fiber and the developing silkworm gets killed
silkworm gets killed. This is because it is silkworm is allowed to mature into a silk moth. Then the fully formed silk moth secretes a liquid to dissolve a part of silk of the cocoon to break it so as to come out of it and fly away. अब देखो जैसे ही वो प्यूपा बड़ा होता है कुकून के अंदर, तो अपने मुंह से फिर से वो लिक्विड निकालता है, जिससे क्या होता है कि जो कुकून हार्ड हो जाता है ना सिल्क का, वो पिघल जाता है, थोड़ा एक ओपनिंग या जगह मिल जाती है और फिर वो उसके अंदर से निकल के उड़ जाता है। और बाद में क्या करते हैं हम लोग इसी कुकून्स को पेड़ों से तोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं और इससे फिर हम लोग सिल्क निकालते हैं। वो मैं समझाऊंगा कैसे। This breaking of cocoon causes damage to its silk thread and hence lower the quality of silk. अगर ये कुकून टूट जाए, ठीक है ना, तो इससे धागे भी टूट जाएंगे और उसकी जो क्वालिटी है सिल्क की वो भी खराब हो जाएगी। तो इससे क्या उपाय है? दिस इज व्हाई द कुकून हैविंग डेवलपिंग सिल्कवर्म इनसाइड देम आर यूज्ड टू ऑब्टेन सिल्क। सम ऑफ द सिल्कवर्म आर however allowed to live and mature into silk moth so that they can lay eggs to produce more silkworm. ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज एंड रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म. मलबरी इज ए स्मॉल ट्री whose leaves are used for feeding silkworm. Mulberry is called सहतूत in हिंदी. We will now, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये देखो बेटा कुकुन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना कुकुन? हाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, आप इधर आ जाओ थोड़ा, आपको कैसे दिखाई देगा? अब किनको क्या ले ऑनलाइन पढ़ा? ऑनलाइन 10 बच्चे हैं भाई, बहुत सारे। यहाँ बैठो, या कुर्सी लेके ना यहाँ मेरे पीछे बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो, बैठो पहले बैठो। ये देख रहे हो ना, दिख रहे तुम मुझे? जी। तो ये हो गया रिल जो कि कुकुन है, ये रेशम के कीड़े हैं, ठीक है। और ये फीमेल ये सिल्क मोथ है जो कि अंडे देती है। देख रहे हो कैसे अंडे दे रही है? तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सिल्क मोथ होता है या जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस तरह से अपने अंडे देते हैं, क्या प्रोसेस होता है, एक एक करके अब हम लोग ब्रॉडली सीखेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत आपको इसी तरह बता दिया। पहला है रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन कुकुन, ठीक है। रेशम के कीड़ों को पालना ताकि आपको कुकुन मिल सके इस तरह का, जिससे रेशम मिलते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं कि पहले किसान अपने खेतों में सहतूत के पेड़ लगाते हैं और उन पेड़ों पर इस तरह के कीड़े पालते हैं, सिल्कवर्म को पालते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें कैसे है। द एग्स ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्ट्रिप एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर। देखो ये जो अंडे आपको दिख रहे हैं ना, इन अंडों को पेपर का जो रैपर होता है ना, मतलब कि जो एक लिफाफा टाइप का होता है, एनवेलप टाइप का, उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और जो भी रेशम के कीड़े पालना चाहते हैं या जो किसान खेती करना चाहते हैं उनको बेचा जाता है। अब ये क्या करेंगे, इन अंडों को क्या करेंगे, वो किसान जो होते हैं अपने इसको क्या कहते हैं, सहतूत के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर रख देंगे और धीरे धीरे क्या होगा, एग गर्म होकर के हैच हो जाएगा और इसके अंदर से कीड़े निकल जाएंगे। सिल्कवर्म कम आउट ऑफ एग्स, और जैसे जैसे अंडे गर्म होंगे इनमें से छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे और जो जितने पत्ते खाते जाएंगे वो इतने मोटे होते जाएंगे। द सिल्कवर्म आर फीड कट ऑफ मलबरी लीव्स। द सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो बिग इन साइज। ये दिन रात ये पत्ते खाते रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। 25 से 30 दिनों के बाद सिल्कवर्म स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन कुकुन। 25 से 30 दिनों के बाद ये क्या होता है, ये पत्ते खाना छोड़ देते हैं और अपना कुकुन बनाने लगते हैं, मतलब पेड़ की डाली या पत्ते पे अपने सर के दोनों सुराख से, सिर पर जो सुराख होता है उससे लिक्विड निकालते हैं और वो जाले बना करके लटक जाते हैं और अपने आप को गोल गोल घुमाते रहते हैं। और ये तब रुकते हैं जब तक ऐसा कुकुन नहीं बन जाता। देखो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ कुकुन टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। तो कुकुन तो बन गया,
अब उस कुकुन को तोड़ करके उसके अंदर से सिल्क कैसे निकाला जाता है। ऑल द कुकुन्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, सारे के सारे कुकुन को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस पाइल ऑफ कुकुन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, इसी को एक साथ रख करके सिल्क फाइबर निकालते हैं। दिस इज डन एज फॉलोज, द पाइल ऑफ कुकुन इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, पहले गर्म पानी के टब में इसको डाला जाता है सारे कुकुन्स को, रील को। हॉट वाटर मेक द सिल्क फाइबर ऑफ कुकुन टू सेपरेट आउट, हॉट वाटर क्या करता है, कुकुन से वो जो सख्त होती है उससे सारे फाइबर जो होते हैं या रेसे उनको अलग कर देता है। द लॉन्ग सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय अनवाइंडिंग द थ्रेड फ्रॉम कुकुन। ठीक है, बिना मतलब कि अब वो लपेटा हुआ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा पूरा जो धागा होता है ये निकल के आ जाता है, बिल्कुल सीधा। हाँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर, ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल नोट्स में भी ये मेंशन होना चाहिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। कुकुन के अंदर से जब रेशम के धागे या फाइबर, रेशम के फाइबर या रेसे निकाले जाते हैं तो उसको रीलिंग कहते हैं, लपेटने वाला। रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन, ठीक है, विच अनवाइंड अ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकुन। इसमें एक स्पेशल मशीन का यूज किया जाता है जो इस कुकुन के अंदर से सारे के सारे जो सिल्क या रेशम के जो रेसे होते हैं सीधा सीधा उसको लपेट ले। कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर टू सिल्क क्लॉथ, अब देखो ये कैसे होता है। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकुन आर स्पन और ट्विस्टेड to form silk thread called silk yarn. The silk yarn is then woven to loom into silk cloth by weavers. अब इसको चरखे के अंदर स्पिनिंग जो होती है उसमें डाल करके इसको घुमाया जाता है। चरखा में क्या होता है, धागे को ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है ताकि रेसे को, ताकि वो धागा बन सके, जुड़ सके रेसे। अब रुई से धागा, जैसे रुई से जैसे जोत कैसे बनाते, बत्ती, भगवान जी को जोत दिखाने वाले बत्ती बनाते हैं, तो रुई को ऐसे ऐसे हम लोग कैसे मरोड़ते रहते हैं पूरा हाथों में सीधे करके, और उसको पूरा टाइट कर देते हैं, मैंने रुई के जो होता है रेसा उसको जोड़ देते हैं घुमा घुमा के। तो उसी तरह सिल्क का भी ऐसा ही किया जाता है। अब देखो बेटा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क, सिल्क के बहुत डिफरेंट वेराइटीज भी होते हैं, और वो क्या है, देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ। देखो पहले सम ऑफ द वेराइटी ऑफ सिल्क आर मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसात सिल्क और एरी सिल्क। ये सारे सिल्क की वेराइटी है। सिल्कवर्म ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, देखिए सिल्क मोथ इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। अब अलग अलग वेराइटी वाला जो सिल्क है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो किस तरह से, दो है, हाँ चलो इसमें और अच्छे से मैं बता दूं। The most common silk moth is the mulberry silk moth. रेशम का वो कीड़ा जो सबसे अधिक फेमस होता है, उस रेशम के कीड़े को मलबरी सिल्क कहते हैं, मोथ। The silk obtained from the cocoon of mulberry silk moth is called mulberry silk. तो मलबरी सिल्क मतलब ऐसा रेशम का कीड़ा जिसका नाम मलबरी सिल्क मोथ होता है, मलबरी का रेशम का कीड़ा, उससे मिलने वाले रेशम को मलबरी सिल्क कहते हैं। मलबरी सिल्क की सॉफ्ट, लस्सर मतलब कि शाइनी भी होता है, सॉफ्ट मतलब कोमल भी होता है, और लचीला भी होता है, इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसको आप अलग अलग रंगों में रंग भी सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क इज मलबरी सिल्क। अब देखो बेटा, एक तो नेचुरल सिल्क है जो कि हमें बताया कि प्रकृति से मिलता है, और एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम है जो कि हम लोग भी बना सकते हैं, फैक्ट्री में बना सकते हैं। देखो किस तरह से, we can distinguish between natural silk or pure silk and artificial silk by performing the burning test. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सिल्क, ठीक है ना, या रेशम नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है, या फैक्ट्रियों में बनाया गया है? हम बर्निंग टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। देखो, द फैब्रिक विच बर्न गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर विल बी नेचुरल सिल्क और प्योर सिल्क। बाल के जलने, जो सर के बाल होते हैं ना, अगर कभी उस तरह के बाल के जलने की जो स्मेल होती है, अगर उस तरह की स्मेल सिल्क के जलने से आती है तो आप समझो कि नेचुरल सिल्क है, ठीक है। द फैब्रिक विच
burns giving a smell of burning paper will be artificial silk. और जब भी कोई सिल्क जलने के बाद ऐसा आपको फील हो जैसे कि कागज जल रहा है, उसकी बदबू जैसी होती है, तो आप मान के चलो कि वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है या फैक्ट्री में बनाया गया है। तो बेटा आर्टिफिशियल सिल्क का क्या एग्जांपल आप बता सकते हैं? देखो आर्टिफिशियल सिल्क को रेयॉन कहते हैं, ठीक है ना। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, ये लकड़ी के पल्प से ही बनता है। एंड इट इज मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल सेलुलोज। पेपर इज आल्सो मेड बाय सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ये लकड़ी के छाल, पल्प मतलब की छाल से ही बनाया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, लेकिन फिर भी इसको हम नेचुरल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल डाला जाता है। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट ये है, लास्ट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं आपको कहूंगा जस्ट चिल। डिस्कवरी ऑफ सिल्क। आखिर इस सिल्क की खोज कैसे हुई, कहां से आया ये सिल्क? द डिस्कवरी ऑफ सिल्क वाज मेड इन चाइना अ लॉन्ग टाइम बैक। चाइना में सबसे पहले सिल्क की खोज की गई थी। वहीं पर सब लोगों को पता था कि रेशम भी कुछ होता है, और वो कैसे? It is said that the Chinese Emperor Xi Liongqi was asked by the Emperor Huangdi to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees in their garden. उसने हुआंगटी ने लोगों से पूछा, अपने मंत्री से, कि भाई गार्डन में जो ये सहतूत के पत्ते ये डैमेज क्यों है, कौन सा कीड़ा इसमें लग रखा है ना, सवाल पूछा गार्डन में। The empress found some white worm eating up mulberry trees. तो जो रानी थी, रानी से पूछा, तो रानी ने बोला, देखा कि कुछ सफेद रंग के कुछ कीड़े हैं जो ये पत्ते खा रहे हैं। She also noticed that these worms were spinning shiny cocoon around them. और उन्होंने देखा कि कुछ इसमें से कीड़े ऐसे भी हैं जो अपने चारों तरफ चमकीला जो रेशम का धागा होता है वो लपेट रहे, कुकुन बना रहे हैं। A cocoon dropped into her cup of tea accidentally and declined. Delicate silk thread separates from the cocoon. एक बार क्या वो दोनों चाय पी रहे थे गार्डन में, तो एक सिल्क का जो ये कुकुन था ना, वो टूट के उसके चाय के प्याले में गिर गया। अब चाय का प्याला क्या होता है, पानी गर्म होता है कि नहीं, गर्म चाय का प्याला था। अब उसमें गिरने से क्या हुआ, जैसे ही उसको बाहर निकाला ना, तो उससे धागे के एकदम चमकीला धागा निकला रेशम का, जैसे ही गर्म पानी में गया वो चाय में, ठीक है। दिस इज हाउ सिल्क वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस। और इसी तरह सिल्क एक तरह से संयोगवश या बाई चांस इंसिडेंटली ये खोज लिया गया, और उसी समय से ये कहा जाता है कि सिल्क या रेशम चाइना का ही देन है। आपको मैं बता दूं, यूरोप से लेकर के चाइना हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस है, दूरी है, और वहां से यहाँ तक बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत नदी नालों को पार करके यूरोप से व्यापारी यहाँ इसी रेशम के लिए आते थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, यूरोप में रेशम नहीं होता, क्योंकि वहां इतनी सर्दी है होती है, गर्म वाले इलाकों में कीड़े पलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया। कल से आप लोग का एग्जाम्पलर होगा फ्राइडे सैटरडे। कल शुक्रवार है ना जी, कल शुक्रवार है या क्या है? कल फ्राइडे है सर, फ्राइडे है ना। हाँ, तो फ्राइडे सैटरडे बेटा कल मैं आप लोग को एग्जाम्पलर ही कराऊंगा। एग्जाम्पलर में सेकंड चैप्टर भी खत्म हुआ है कि नहीं? हो गया, पक्का हो गया सर, हो गया। ठीक है। ये ऋतिक इस बार पेपर में कौन सा चैप्टर आ रहा है तुम्हारा? कौन सा? आपके पेपर में या स्कूल में कौन सा पेपर चैप्टर मैथ में कराया जा रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं सुनिए मेरी बात। सारे बच्चे जिनके स्कूल में जो भी चैप्टर मैथ का हो रहा है या लेटेस्ट जो होने वाला है बाकी है, उस चैप्टर का है ना, मेरे को एक बार क्या कहते हैं, नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर देना। मैं उसी का एग्जाम्पलर से चैप्टर कल आपको डिस्कस करूंगा, और अभी आप लोग अगर व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको पहले ही पीडीएफ में भेज भी दूंगा। आपका होमवर्क है ये फाइबर वाला अपने स्टोर वाले चैप्टर के नोट्स भेज दिया आप लोगों ने? सर लिखा है, भेज देंगे सर अभी। हाँ, तो क्लास एंड पे लिख रखा है। ओके, देखो मैं ये कह रहा था, जिन बच्चों का आधा हुआ है पूरा करो उसको, और जिनका पूरा हो गया ये फाइबर वाले चैप्टर का नोट्स लिखेंगे। एनसीईआरटी में मैं अभी आप लोग को फिर से होमवर्क भेज रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैथ सोर्स का, वो भी आप लोग करेंगे। सर हाँ बोलो। जो चैप्टर आता है ना, तो के नोट्स बनाने हैं कि नहीं? नहीं, तुम इसका मत बनाओ, वैसे ये क्या कहते हैं, अमन चाहे और बच्चे बना लेंगे इसका, ठीक है ना।
अभी अमन तुम लिख लेना इसका नोट्स, ठीक है ना? सर ओके क्लास सर। एंड होगी, लीव कर देना ही। हाँ बिल्कुल इन करो, जा सकते।